नमस्ते। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं भारत के संविधान के उस हिस्से को समझने के लिए जो इसके बड़े बड़े नियमों को असल दुनिया में लागू करने का काम करता है। हम बात कर रहे हैं इसकी 12 अनुसूचियों की, जो एक तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑपरेटिंग मैनुअल है। देखिए, जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में बड़े बड़े आदर्श और अधिकार आते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन आदर्शों को ज़मीनी हकीकत में कैसे बदला जाता है। इसका जवाब इन्हीं अनुसूचियों में छिपा है। तो सवाल उठता है, आखिर ये शेड्यूल्स हैं क्या भला? आप इन्हें संविधान की एक तरह की अपेंडिक्स या सहायक सूची समझ सकते हैं। ये कुछ नहीं बल्कि जरूरी लिस्ट और टेबल हैं जो संविधान के आर्टिकल्स को प्रैक्टिकल जानकारी देती हैं, जैसे कि देश में कौन कौन से राज्य हैं, बड़े अधिकारियों की सैलरी क्या होगी, या फिर कानून बनाने की पावर किसके पास है। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जीवित दस्तावेज है। जब यह 1950 में लागू हुआ था, तब इसमें सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन जैसे जैसे देश को नई ज़रूरतें महसूस हुईं, इसमें नई अनुसूचियां जोड़ी गईं और आज इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये टूर। सबसे पहले हम बात करेंगे पहली अनुसूची की, जो हमारे देश का मतलब भारत का बुनियादी नक्शा तय करती है। पहली अनुसूची में आपको भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ऑफिशियल लिस्ट मिलेगी। इसमें उनके नाम, उनकी सीमाएं, सब कुछ साफ साफ लिखा है। और हाँ, जब भी कोई नया राज्य बनता है, जैसे 2014 में तेलंगाना बना, या किसी राज्य की सीमा बदलती है, तो सबसे पहले इसी अनुसूची में बदलाव किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जो देश के बड़े बड़े पदों पर बैठते हैं और उन नियमों की जो उनके काम को दिशा देते हैं। अच्छा, जो दूसरी अनुसूची है ना, वो सीधे सीधे देश के सबसे बड़े संवैधानिक पदों से जुड़ी है। मतलब राष्ट्रपति, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, इन सब की सैलरी, भत्ते और पेंशन का पूरा ब्यौरा इसी में दिया गया है। ठीक है, पद मिल गया, सैलरी भी तय हो गई। अब बारी आती है शपथ की। तीसरी अनुसूची में उन सभी शपथों का फॉर्मेट दिया गया है जो मंत्री, सांसद और जज अपना पद संभालने से ठीक पहले लेते हैं। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है, पहले पोस्ट नहीं, पहले ओथ। चौथी अनुसूची हमें राज्यसभा यानी हमारे संसद के ऊपरी सदन की सीटों के बंटवारे के बारे में बताती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये तय करती है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य राज्यसभा में जाएंगे, और ये बंटवारा ज्यादातर उस राज्य की आबादी के आधार पर होता है। चलिए अब टूर के अगले पड़ाव पर चलते हैं, जो थोड़ा गहरा है। यहां हम शक्तियों के बंटवारे और कुछ खास इलाकों के मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। यहां पर पांचवी और छठी, ये दो बहुत महत्वपूर्ण अनुसूचियां हैं। दोनों ही आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ी हैं, लेकिन यहां एक बड़ा फर्क है। पांचवी अनुसूची भारत के कई राज्यों के शेड्यूल्ड एरियाज पर लागू होती है। वहीं छठी अनुसूची सिर्फ उत्तर पूर्व के 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए है, जहां के ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को कहीं ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। अब आते हैं उस शेड्यूल पर जिसे शायद कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे जरूरी और शक्तिशाली हिस्सा माना जाता है। ये है 7वीं अनुसूची। ये केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कानून बनाने की शक्ति का बंटवारा करती है। इसे समझने के लिए सोचिए कि 3 लिस्ट हैं। पहली यूनियन लिस्ट, जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे कि डिफेंस या रेलवे। दूसरी स्टेट लिस्ट, जिस पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, जैसे पुलिस या खेतीबाड़ी। और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे कि शिक्षा या शादी ब्याह के मामले। हाँ, पर एक सवाल जरूर मन में आता है कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट के किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों में टकराव हो जाए तो क्या होगा? तो नियम बहुत साफ है, ऐसी किसी भी स्थिति में केंद्र सरकार का बनाया कानून ही माना जाएगा। ये नंबर क्या है? 22। ये हमारे देश की भाषाई विविधता, हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का प्रतीक है। ये संख्या है उन भाषाओं की जिन्हें हमारे संविधान ने आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। कभी भारतीय रुपए का कोई नोट ध्यान से देखा है? उस पर कई भाषाएं नजर आती हैं, है ना? तो 8वीं अनुसूची इन्हीं 22 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देती है। इसमें हिंदी, बंगाली, तमिल जैसी बड़ी भाषाओं के साथ साथ संस्कृत जैसी क्लासिकल भाषाएं भी शामिल हैं। इसका मकसद ही यही है कि देश की भाषाई विविधता का सम्मान हो। अब हम बात करेंगे उन शेड्यूल्स की जो शुरू में नहीं थीं,
इन्हें बाद में कुछ खास राजनीतिक चुनौतियों से निपटने और सिस्टम में सुधार लाने के लिए जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची। कमाल की बात यह है कि इसे संविधान के पहले ही संशोधन से यानी 1951 में ही जोड़ दिया गया था। इसका मकसद कुछ खास कानूनों को अदालत में चुनौती दिए जाने से बचाना था। इसका खास मकसद था जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार जैसे कानूनों को कानूनी चुनौतियों से बचाना, ताकि सामाजिक न्याय के काम आगे बढ़ सके। लेकिन यहाँ एक पेच है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि इस अनुसूची में डाला गया कोई भी कानून न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह बाहर नहीं है, खासकर अगर वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो। 10वीं अनुसूची। ये सीधे सीधे भारतीय राजनीति के उस दौर की पैदाइश है जिसे आया राम गया राम के दौर से जाना जाता था, जब नेता धड़ल्ले से पार्टियां बदलते थे। तो 1985 में इस अस्थिरता को रोकने के लिए आया दल बदल विरोधी कानून, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। इसके मुताबिक अगर कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़ता है या पार्टी के विप के खिलाफ जाकर वोट करता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर। ये वो हिस्सा है जो सत्ता को दिल्ली और राज्यों की राजधानियों से निकालकर आम जनता के हाथों में जमीनी स्तर तक ले जाता है। ये हैं वो दो शेड्यूल्स जो असल में पावर को जमीनी स्तर तक यानी आम लोगों तक पहुंचाती हैं, 11वें और 12वीं। इन्हें 1992 में 73वें और 74वें संशोधन से जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची गांवों में पंचायतों को 29 विषयों पर काम करने की शक्ति देती है और 12वीं अनुसूची शहरों में नगर पालिकाओं को 18 विषयों पर अधिकार देती है। तो ये था एक फटाफट रिकैप हमारी 12 अनुसूचियों का। राज्यों की लिस्ट से लेकर नगर पालिकाओं की शक्तियों तक ये अनुसूचियां ही हैं जो हमारे देश के विशाल शासन तंत्र को एक ढांचे में पिरोकर रखती हैं। ये सच में हमारी शासन की रीढ़ हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचना बड़ा दिलचस्प होगा। जिस तरह समय के साथ नई जरूरतें आईं और नई अनुसूचियां जोड़ी गईं, क्या भविष्य में भारत के सामने कोई ऐसी नई चुनौती आ सकती है, जैसे कि डिजिटल प्राइवेसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्लाइमेट चेंज, जिसके लिए हमें एक नए 13वीं अनुसूची बनाने की जरूरत पड़ जाए? सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।